चैनल पर आप सभी अध्येताओं का आज पुनः स्वागत। बीपीएससी 101 के ब्लॉक 3 इकाई 11 भागीदारी और मतभेद, इस विषय पर आज चर्चा करनी है। भागीदारी और मतभेद जो ये शब्द इस पाठ्यक्रम में दिए गए हैं इस अध्याय में, इसका सीधा साधा और सबसे सरल अर्थ यह है कि राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक प्रणालियों में एक सामान्य नागरिक और जनता होने के नाते हम किस प्रकार से, किन प्रक्रियाओं से उसमें अपनी सहायता दे सकते हैं, अपनी सक्रियता दिखा सकते हैं या स्वयं को राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम लगा सकते हैं। उसके साथ साथ मतभेद शब्द दिया गया है। यह मतभेद शब्द लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली में विचारों के मतभेद को दर्शाता है। इन्हीं दो शब्दों की चर्चा ही इस अध्याय का केंद्र बिंदु है और इस राजनीतिक पाठ्यक्रम की प्रणाली का यह अध्याय है, जिसका उद्देश्य है कि आप राजनीतिक भागीदारी एवं राजनीतिक मतभेदों के बारे में बुनियादी रूप से चीजें जान सकें। देखिए, सैद्धांतिक रूप से ये दोनों एक दूसरे के अनुरूप लगते हैं, किंतु व्यवहारिक रूप में बहुत से लोकतंत्र में चूंकि असमानताएं व्याप्त होती हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि ऐसे लोकतंत्र में राजनीतिक समानता होना पूर्णतया मुश्किल होता है। प्रतिनिधि सरकार, जहां पर प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जिसका के विषय में चर्चा पिछले कार्यक्रम में की गई थी, प्रतिनिधि सरकार में तो राजनीतिक भागीदारी होना और मतभेद का स्वागत होना ये अपने आप में एक बड़ी समस्या बन जाता है, क्योंकि जहां लोक सम्मत भागीदारी से उत्तरदायित्व निश्चित किया जाता है, वहीं मतभेद शासन में सत्ता प्राप्त करने वाले पक्ष को अपने विरोध को दर्शाने के लिए एक मार्ग देता है। राजनीतिक रूप से सक्रिय व जागरूक नागरिक सरकार के ऊपर अंकुश का कार्य करते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ चुनाव के दौरान 5 साल में एक बार मतदान करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि 2 चुनावों के बीच के समय में लोकप्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो अध्येताओं, जैसा कि आपने ये समझा कि लोक राजनीतिक भागीदारी और समानता, इसका जो उद्देश्य है वह यह है कि किस प्रकार आप एक साधारण जन लोकतंत्र में, राजनीतिक जीवन में स्वयं को खपाता है या स्वयं को अपने किसी न किसी रूप में अपनी भूमिका अदा करता है। राजनीतिक जीवन में सामान्य जनता के द्वारा जो भागीदारी की जाती है, वह राजनीतिक लोकतांत्रिक शासन पद्धति में एक महत्वपूर्ण तत्व है। समय समय पर बहुत से ऐसे तानाशाह या अधिनायक हुए हैं जिन्होंने जनता के द्वारा राजनीतिक भागीदारी किए जाने को कम किया है या उसे पूर्णतः नष्ट करने का भी प्रयास किया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह जानते हैं कि यदि सामान्य जनता सक्रिय रूप से राजनीतिक जीवन में अपनी भूमिका अदा करेगी, तो उसकी शासन सत्ता को
जरूर कठिनाई उत्पन्न होगी। इसलिए अधिनायकवाद जैसे शासन सत्ता वाले, शासन स्वरूप वाले अ, में सदैव अधिनायक यह सोचता है कि उसकी जनता केवल उसकी आज्ञा का पालन करे और राजनीतिक रूप से निष्क्रिय रहे। जबकि जॉन स्टुअर्ट मिल और अरस्तु जैसे राजनीतिक विद्वानों ने मानव के राजनीतिक जीवन की सक्रियता को अत्यधिक महत्व दिया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि मानव अपनी क्षमता को पूर्णतः तभी प्राप्त कर सकता है जब वह राजनीतिक समुदाय के रूप में सक्रिय हो। एक प्रसिद्ध विद्वान, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन रहे हैं, जिनका कहना रहा है कि विकास के लिए मुख्य कारक के रूप में व्यक्तियों का राजनीतिक जीवन में भागीदारी होना चाहिए। अर्थात जितना एक व्यक्ति, एक नागरिक अपने जीवन में अन्य चीजों को महत्व देता है, जैसे धार्मिक हो या सामाजिक कार्य, उससे भी अधिक उसे अपने राजनीतिक जीवन को महत्व देना चाहिए, यदि उसे यह सुनिश्चित करना है कि उसका जीवन लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण व्यतीत हो और उससे उसके अधिकार प्राप्त हों, साथ में उसका जीवन गरिमापूर्ण। इसी उद्देश्य को ही लेकर यह अध्याय भागीदारी के रूप में दिया गया, जिसका हम आगे और विश्लेषण करेंगे। अरस्तु से लेकर जॉन डेवी तक राजनीतिक विचारकों ने सदैव यह तर्क दिया है कि राजनीतिक भागीदारी सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब यह एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है कि अभी तक तो जो कहा गया वह यह था कि एक सामान्य जनता, एक नागरिक के नाते यह नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है, मगर उस बात को और अधिक तार्किक करते हुए अरस्तु और जॉन डेवी जैसे विद्वानों ने इसे शासन के लिए, सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण कहा है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनका यह मानना है कि जो भी सरकार होती है या जो भी शासन सत्ता में है, वह मतभेद के द्वारा या लोगों के राजनीतिक जीवन की सक्रियता के द्वारा यह ज्ञात कर सकते हैं कि सामान्य जनता का मूड या उनका विचार कैसा है। एक प्रकार से शासन में सामूहिक बुद्धिमत्ता की सुनिश्चितता से और निरंकुशता से रक्षा भी हो सकती है। अर्थात जब किसी शासन सत्ता में भी, शासन सत्ता के अंदर यानी सरकार के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से विचारों को रखने की आज़ादी होती है या उसमें भाग लेने वाले लोग भी अपनी बातें कहते हैं और भागीदारी रखते हैं, तो ऐसे में शासन भी निरंकुश होने से बच जाता है। तो कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र को यदि सुरक्षित रखना है तो जनता की भागीदारी होना बहुत ही आवश्यक है। यदि जनता सामान्य तौर पर अपनी सक्रियता रखती है तो शासन के लिए वह अनुशासन और स्थिरता को बढ़ावा देती है। सभी नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करना ही होता है। अब हम आते हैं इसके अगले शीर्षक पर, जिसमें भागीदारी का अभिप्राय कहा गया। अर्थात इस शीर्षक के अंतर्गत मात्र और मात्र भागीदारी शब्द को यानी राजनैतिक रूप में भागीदारी शब्द का क्या आशय है, उसके बारे में इसमें व्याख्या की गई है। राजनीतिक जीवन में
भागीदारी के लिए सिडनी वर्मा विद्वान ने और नॉर्मन एच नी की एक प्रसिद्ध पुस्तक रही है जिसका नाम है अमेरिका में भागीदारी, राजनैतिक लोकतंत्र और सामाजिक समानता, पार्टिसिपेशन इन अमेरिका, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड सोशल इक्वालिटी। इस पुस्तक में सिडनी वर्मा और नॉर्मन एच नी ने राजनीतिक भागीदारी को एक ऐसा व्यवहार कहा है जो सरकारी कर्मियों और नीतियों को प्रभावित करने के लिए बनाया गया है। कहने का आशय है कि राजनीतिक भागीदारी वह कला है या वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामान्य जन या नागरिक शासन के अधिकारियों को, शासन के कर्मचारियों को और शासन की नीतियों को प्रभावित करते हैं। सैमुअल हंटिंगटन और नेल्सन ने अपनी पुस्तक नो इजी चॉइस, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज में राजनीतिक भागीदारी को निजी नागरिकों की ऐसी गतिविधि जो सरकारी निर्णयों पर प्रभाव डाल सके के रूप में व्यक्त किया है। राजनीतिक भागीदारी की परिभाषा करते हुए एक अन्य विद्वान मैक्लोस्की कहते हैं कि यह एक प्रमुख माध्यम है जिसके द्वारा लोकतंत्र में सहमति दी जाती है या वापस ली जाती है और शासकों को शासन के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो अध्येताओं, अब आप भली भांति से परिचित हो रहे हैं कि भागीदारी के महत्व की चर्चा करते हुए विद्वानों ने यह मूल रूप से कहा है कि भागीदारी होना यानी राजनीतिक जीवन में प्रत्येक नागरिक का यह एक तरीके से कर्तव्य बताया गया है कि वह राजनीतिक रूप से सक्रिय हो। अगर नागरिक राजनीतिक रूप से सक्रिय है तो वह शासन पर, सरकार पर, सरकारी कर्मचारियों पर एक अंकुश रखता है और इस अंकुश का परिणाम यह होता है कि लोकतंत्र सफल रहता है। राजनीतिक भागीदारी सभी प्रकार की सरकारों के लिए प्रासंगिक हो सकती है, किंतु लोकतंत्र का तो यह वास्तविक केंद्र है। यानी केवल लोकतंत्र में ही नहीं बल्कि कुलीन तंत्र हो, वर्ग तंत्र हो या राजतंत्र हो, अगर राजनीतिक भागीदारी होती है तो वह शासन तंत्र एक अच्छे तरीके से चल सकता है, सफल तरीके से चल सकता है। लेकिन लोकतंत्र में तो राजनीतिक विद्वानों ने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण कहा है। कहने का आशय है कि बगैर नागरिक द्वारा सक्रिय रूप से राजनीतिक भागीदारी किए बिना कोई भी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। यह इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है या वाक्य है। अध्येताओं, यदि आपको प्रश्न मिलता है भागीदारी से संबंध में तो इस वाक्य को अवश्य आप उद्धृत करें जिससे कि उसका मूल तत्व वह सम्मुख आ सके। वर्मा और नी ने उचित रूप में कहा है कि जहां कुछ लोग निर्णयों में भागीदारी करते हैं वहां कम लोकतंत्र होता है, जहां निर्णयों में ज्यादा भागीदारी होती है वहां अधिक लोकतंत्र होता है। अर्थात इस वाक्य द्वारा वर्मा और नी का यह कहना रहा कि लोकतंत्र की मात्रा को यदि हमें जांचना है या ये हमें देखना है कि किस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली अच्छे तरीके से कार्यरत है या वहाँ लोकतंत्र का उनकी मात्रा कितनी है, तो वहाँ के लोगों के द्वारा, उनकी सक्रियताओं के द्वारा
हम यह जान सकते हैं। रॉबर्ट एच सैलिसबरी ने राजनीतिक भागीदारी के पीछे 3 बौद्धिक उपयोग कहे हैं। अर्थात इनका कहना है कि जो राजनीतिक भागीदारी होती है उसके पीछे 3 बौद्धिक कारण होते हैं। वह बौद्धिक कारण क्या है, ये सैद्धांतिक बातें इन्होंने कही हैं। पहला कि वैधता प्रदान करना, यानी यदि सक्रिय रूप से जनता राजनीति में अधिक भागीदारी कर रही है तो वह शासन वैध शासन होगा, यानी उसे अधिक वैधता प्राप्त होगी। यानी वैधता की सीमा को जांचने के लिए यदि आम जनता की राजनीतिक भागीदारी अधिक है तो उस शासन को वैध शासन माना जाएगा। कभी कभी आप अध्येताओं ध्यान दें तो आपको पता होगा कि बहुत से ऐसे देश रहे हैं जहां पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को हटाकर अधिनायक लोगों ने सैनिक शासन सत्ता स्थापित की। उसके बाद अपने शासन को वैधता देने के लिए उन्होंने एक प्रकार का निर्वाचन कराया और निर्वाचन कराने के पश्चात मीडिया के द्वारा ये खबर दी जाती है कि वो निर्वाचन में या इलेक्शन में फला नेता को या फला अधिनायक को बहुत अधिक मात्रा में मत प्राप्त हुए, कोई 90%, कोई 99%, कोई बताया गया 80% से अधिक मतदाता उस समय के समकालीन सत्ताधारी व्यक्तित्व को उन्होंने अपना मत दिया। ऐसा करना केवल और केवल वैधता प्राप्त करने का उद्देश्य होता है और इस प्रकार वह यह अंतर्राष्ट्रीय जगत को दिखाते हैं कि देखिए, मैंने जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को अभी हटाया था वह जनता के उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही थी और मेरा जो शासन है उसे जनता ने सहमत दी है और इसलिए मेरा शासन वैध शासन है, संवैधानिक शासन है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर उचित रूप से खरा उतर रहा है। तो राजनीतिक भागीदारी का एक बौद्धिक उपयोग यह हुआ कि वह वैधता प्रदान करता है। दूसरा भागीदारी का महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है कि राजनीतिक शक्ति को सुरक्षित करने के लिए यह आवश्यक साधन के रूप में देखा जाता है। अर्थात राजनीतिक भागीदारी वह राजनीतिक शक्ति को सुरक्षित रखती है। जितनी अधिक भागीदारी होगी शासन सत्ता की राजनीतिक शक्ति उतनी सुरक्षित रहेगी। बौद्धिक उपयोग में जो तीसरा तत्व है वह रूसो और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विद्वानों के सिद्धांतों या उनके द्वारा दिए गए विचारों से मेल खाता है और उस पर आधारित है। यह सामाजिक संघर्षों के विलयन के रूप में देखा गया है। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस प्रकार रूसो और जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि लोकतंत्र में जब हम अपने मत का उपयोग करते हैं तो उससे एक सामान्य रूप मत निकल कर आता है और ऐसे विपरीत विचारों के बीच में से एक सामान्य विचार निकल कर आता है और इस प्रकार जो एक सामाजिक संघर्ष है वह विलयित हो जाता है, यानी आपस में घुल मिल जाता है और वह संघर्ष हिंसात्मक रूप नहीं लेता। इस तरीके से रूसो और मिल जैसे विद्वानों ने लोकतांत्रिक जीवन को एक शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके का आप युद्ध कह सकते हैं जिसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं है किंतु वैचारिक रूप से प्रतिद्वंदी आमने सामने होते हैं और उसके बाद अपने विचारों को वो व्यक्त करते हैं और एक सामान्य रूप से सामान्य विचार उत्पन्न होता है जो कि बहुत से संघर्षों को रोक देता है और एक सामान्य समझ विकसित हो जाती है, एक साझा समझ विकसित हो जाती है
और इस प्रकार यह एक सीखने की प्रक्रिया होती है, जिसे मानव अपने राजनीतिक जीवन में सीखता रहता है, आगे बढ़ता है और उस प्रकार लोकतंत्र भी आगे प्रफुल्लित होता रहता है। सीबी मैकफर्सन, जो कि एक अधिकृत विद्वान हैं राजनीतिक शासन प्रणालियों के, उन्होंने सहभागी लोकतंत्र पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सहभागी लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए दो बातें आवश्यक रूप से कही हैं। पहली कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं में कटौती होना आवश्यक है, अर्थात या सहभागी लोकतंत्र को यदि सुनिश्चित करना है तो सामाजिक और आर्थिक असमानता नहीं होनी चाहिए या कम से कम होनी चाहिए। दूसरा जो बिंदु उन्होंने कहा वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह बिंदु नागरिकों को उनके कर्तव्य की ओर आकृष्ट करता है। तो अध्येताओं, हम जानते हैं कि यह दूसरा बिंदु क्या है। दूसरा बिंदु कहते हुए सीबी मैकफर्सन कहते हैं कि नागरिकों को स्वयं यह देखना चाहिए कि वह केवल सरकारी नीतियों के उपभोक्ता मात्र न बने, अर्थात सरकार उन्हें क्या दे रही है केवल वो उतना ही लेकर संतुष्ट न रहें, या वो इस बात को समझें कि हमें लेना नहीं है, बल्कि हमको स्वयं लोकतंत्र में राजनीतिक जीवन में सक्रियता निभानी है और उस सक्रियता का आनंद लेना है। अर्थात हमें यह समझना है कि राजनीतिक जीवन भी हमारे जीवन का एक अहम कर्तव्य है, एक अहम हिस्सा है और हमें सदैव राजनीतिक जीवन में भागीदारी करते हुए इसे अपना ही कार्य समझना चाहिए। तो ये मैकफर्सन के द्वारा सहभागी लोकतंत्र के रूप में बहुत अच्छी बात कही गई, जैसा कि इसके शब्द में ही है सहभागी, यानी कि आपको भी समस्त जनता को सहभागिता रखनी है उसे लोकतंत्र में। इसे लोकतंत्र के इस कार्य को यानी राजनीतिक कार्य को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि ये अलग काम है, किसी दूसरे का कार्य है और हमारा काम बहुत ज़्यादा वोट देने तक सीमित है ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमें राजनीतिक जीवन में और सक्रियता किस प्रकार निभाई जाए, हम अपने विचारों को किस प्रकार रखें, अपने मांगों को किस प्रकार रखें, वो मांग किस प्रकार अच्छे तरीके से माने जाएं, उनको उनके लिए सक्रिय रहें। इस प्रकार आगे भागीदारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास रिपोर्ट भी आई है, जिसमें चुनावी प्रणालियों तथा राजनीतिक दलों के माध्यम से औपचारिक राजनीतिक भागीदारी को महत्व दिया गया है। अर्थात यह कहा गया है कि जिस भी देश में चुनाव प्रणाली निष्पक्ष होती है और राजनीतिक दल होते हैं, वहाँ पर औपचारिक राजनीतिक भागीदारी होती है। और किसी भी देश में अगर औपचारिक राजनीतिक भागीदारी बनाए रखनी है तो दो आवश्यकताएं हैं, एक तो चुनाव प्रणाली हो जो कि निष्पक्ष हो और दूसरी राजनीतिक दल हो। मानव विकास की इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ों को महत्व दिया गया है, जिसमें राजनीतिक दलों का बेहतर संचालन, महिलाओं व अल्पसंख्यकों की सहभागिता में वृद्धि करना और राजनीति में धन की भूमिका में कमी लाना। यह तीन अन्य तत्वों पर भी मानव विकास रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित कराया गया है, जिसके द्वारा ये कहा गया है कि यदि लोकतंत्र को सफल बनाए रखना है, सुनिश्चित करना है और जनता की भागीदारी को अधिक बढ़ाना है, तो हमें इन तीन तत्वों पर भी ध्यान रखना होगा। जैसा कि पिछले अध्याय में राजनीतिक दलों के महत्व के बारे में चर्चा की गई थी, तो उस चर्चा में राजनीतिक दलों को एक संवैधानिक तरीके से संवैधानिक तरीके से सत्ता प्राप्त करने की बात के लिए राजनीतिक दलों की भूमिका को बताया गया था।
उसी तरीके को आज यहाँ पर एक अन्य रूप से कहा गया है। अब जब हम आगे आते हैं कि इस अध्याय में इस बात पर चर्चा की गई है कि भागीदारी के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि इस शीर्षक में केवल इस बात पर चर्चा की गई है कि जनता द्वारा जो भागीदारी की जाती है या जनता द्वारा न कहा जाए बल्कि ये कहा जाए कि लोकतंत्र में राजनैतिक प्रणाली और राजनैतिक जीवन ये जिन जिन तरीकों से व्यक्त किए जाते हैं वह कितने प्रकार के हो सकते हैं, उसको यहाँ पर चर्चा करते हुए उसे दो प्रकार में बांटा गया। एक तो परंपरागत और दूसरा अपरंपरागत। अध्येताओं केवल और केवल इतना समझना है कि यह शीर्षक केवल इस बात की चर्चा कर रहा है कि भागीदारी अर्थात राजनीतिक जीवन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कौन से दो तरीके होते हैं, उसको उन्होंने परंपरागत और अपरंपरागत तरीकों में विभाजित किया। एक परंपरागत तरीका जो है वह है कि लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। जैसा कि अभी आपने जाना कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है तो उसमें राजनीतिक न्याय, राजनीतिक समानता सुनिश्चित करना है और एक प्रणाली विकसित करनी है, जैसा अभी मानव विकास रिपोर्ट में कहा गया। और उस प्रणाली में राजनीतिक दल का होना, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग का होना और चुनाव कराना, निर्वाचित होना, राजनीतिक जीवन में वोट डालने के लिए अधिकार का प्रदान करना, यह सभी कानून के द्वारा यानी कानून की प्रक्रिया के द्वारा होना। यह जो कार्य हैं ये परंपरागत कार्य है, औपचारिक कार्य है, अर्थात ये किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व के रूप में होते हैं। अब जो दूसरा प्रकार है वह है अपरंपरागत यानी अनौपचारिक, अर्थात कि इसके लिए कहीं कोई निश्चित कानून या निश्चित प्रक्रिया, निश्चित प्रणाली विकसित नहीं है या लिखित नहीं है या मानी नहीं गई है, बल्कि यह कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि अनौपचारिक रूप से, अपरंपरागत रूप से होते हैं किंतु लोकतांत्रिक जीवन में होते अवश्य हैं, यानी कि इन्हें हम असामान्य व्यवहार कह सकते हैं। पर आप अध्येताओं यह अवश्य समझानिए कि यह अपरंपरागत या असामान्य या अनौपचारिक व्यवहार होते अवश्य हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में या लोकतांत्रिक जीवन में यह होते अवश्य हैं। ये सकारात्मक रूप से होते हैं। इसे आप नकारात्मक रूप से मत समझें, बल्कि आप ये समझें कि बस यह केवल एक लिखित या वैधानिक शक्ति नहीं प्राप्त करते हैं, किंतु लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में इनका होना आवश्यक भी होता है। अब हम उदाहरण के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। जैसे लोकतांत्रिक जीवन में आप प्रदर्शन करते हैं, बहिष्कार करते हैं, कभी कभी किसी मतभेद होने की स्थिति में आप याचिका कोई तैयार करते हैं और याचिका पे हस्ताक्षर करते हैं, यानी लोगों से हस्ताक्षर लेते हैं कि सरकार के खिलाफ या सरकार के इस कार्य से हम असंतुष्ट हैं, सरकार की यह नीति असंतुष्ट है। जैसा कि आपने अभी कुछ समय पहले किसान आंदोलन में देखा, या जो एक नागरिकता से संबंधित बिल आया, आपने उसमें देखा। अब ये प्रदर्शन हुए, लेकिन यह प्रदर्शन एक अनौपचारिक
तरीके के प्रदर्शन रहे हैं और इनका भी महत्व लोकतांत्रिक जीवन में है। तो कई अवसरों पर तो ये सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने में सफल भी रहती है। जैसे अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन हुए। तो इस तरीके से अध्येताओं आप यह समझें कि अपरंपरागत तरीके भी निर्वाचन लोकतांत्रिक जीवन के लिए अति आवश्यक हो। अपरंपरागत तरीकों में भाग लेने वाले लोगों के बीच 3 विशेषताएं समान हैं। पहला, सामूहिक चेतना, यानी जो भी अपरंपरागत तरीकों में भाग ले रहा, मतलब कि जैसे कोई रैली हो रही है, कहीं पर कोई गोष्ठी हो रही है, कहीं कोई आंदोलन हो रहा है, तो उनके लोगों के बीच यदि आप जाएं तो आप यह पाएंगे कि इनमें 3 चीजें समान हैं। एक तो सामूहिक चेतना, यानी वो सामूहिक रूप से एक चेतना, एक वैचारिक रूप से एक जागृत अवस्था में हैं या उनके विचार समान रूप से मिल रहे हैं और वो चेतना उनको एक साथ बांध कर रख रही है। दूसरा, राजनीतिक प्रभाव की समझ, अर्थात वह सभी लोग राजनीतिक प्रभाव को समझते हैं कि हमारे इस आंदोलन द्वारा हमारी एक शक्ति बन रही है, इस शक्ति के माध्यम से हम राजनीतिक प्रभाव प्राप्त कर रहे हैं और हम पक्ष में यानी सरकार को मजबूर करेंगे या हम अगली बार सरकार या शासन सत्ता प्राप्त भी कर सकते हैं। तीसरा जो होगा, राजनीतिक व्यवस्था पर अविश्वास, अर्थात जो भी अनौपचारिक साधन मानते हैं या उनका प्रयोग करते हैं, साधारण सी बात है कि वह उस समय की शासन सत्ता के विरुद्ध हैं और उनसे उनके मतभेद हैं, इसलिए वह उस व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते हैं और इस कारण वह एक प्रदर्शन करते हैं, चाहे वह उसे जिसे हम गैर कानूनी प्रदर्शन भी कहते हैं, क्योंकि सरकार उसे गैर कानूनी कहती है, किंतु उन लोगों के जो प्रदर्शनकारी हैं उनके लिए वह एक आवश्यक मांग के रूप में रहती है। तो ये लोकतंत्र में भागीदारी करने का एक अपरंपरागत तरीका है। आगे अध्येताओं जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आज के समय में समकालीन समाज में एक बहुत बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति हो चुकी है और वह क्रांति हुई है इंटरनेट के माध्यम से। तो राजनीतिक भागीदारी में इंटरनेट ने एक नई क्रांति के रूप में आई है और इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन भागीदारी राजनीतिक भागीदारी का एक नया रूप बनकर उभरी है, जिसके माध्यम से लोग राजनीतिक विचार व्यक्त करते हैं और अधिकतर ऐसी गतिविधियां संभ्रांत कुलीन व्यक्तियों के द्वारा भी की जाती हैं और यह शासन सत्ता के लिए एक चुनौती बनकर आती हैं। तो इस शीर्षक में हमने ये देखा कि किस प्रकार भागीदारी के 2 प्रकार हैं और दोनों प्रकार लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक। आगे हम चर्चा करेंगे भागीदारी के स्तर की। स्तर का मतलब है कि लोग, सामान्य जनता राजनीतिक भागीदारी में किस प्रकार की रुचि रखती है। उस रुचि के आधार पर उसके अलग अलग स्टेटस यानी लोगों के स्टेटस बनाए गए हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर करते हुए की जा रही है। और इसमें जो जो स्तर बनाए गए हैं, विभिन्न स्तर बनाए गए हैं, उस स्तर में पहला है निष्क्रिय। निष्क्रिय मीन्स कि निष्क्रिय वो लोग जो शायद कभी वोट देते हों और राजनीतिक संगठनों से भी दूरी बनाकर रखते हों। कहने का तात्पर्य है कि राजनीतिक भागीदारी में जो स्तर बनाए गए हैं उसमें विभिन्न स्तर हैं। एक स्तर है निष्क्रिय लोगों का। ये निष्क्रिय लोग वो होते हैं जो कभी वोट देने भी नहीं जाते और न कभी किसी राजनीतिक संगठन में, न किसी भी राजनीतिक प्रश्न पर कोई
अपनी रुचि रखते हैं। ये पूर्णतः निष्क्रिय स्तर में आते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ जो मतदान विशेषज्ञ। ये लोग सिर्फ वोट देते हैं और इसके अलावा ये राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते। यानी कि केवल वोट देना ही अपना काम समझ लेते हैं और उसके बाद ये आगे उस पर कोई और विचार नहीं करते हैं। यानी वोट दिया और हमारा काम संपन्न हो गया। संकुचित प्रतिभागी, ये वो लोग हैं जो ना तो मतदान करते हैं, ना चुनाव अभियानों में, ना नागरिक संघों में भाग लेते हैं, किंतु व्यक्तिगत मुद्दों के लिए स्थानीय अधिकारियों के से संपर्क करने में पीछे नहीं रहते। कहने का आशय है कि कुछ लोग आप देखते होंगे ऐसे हैं, ऐसे आपको व्यक्तित्व मिलेंगे जो कि राजनीतिक जीवन में सक्रिय नहीं होंगे, ना वोट देने जाते होंगे। यानी राजनीति से तो उन्हें कोई लगाव नहीं होगा या कोई उनका सीधा साधा संबंध नहीं रखते हैं। लेकिन यदि उन्हें अपना कोई कार्य है, व्यक्तिगत कार्य है, तो वह अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे, राजनीतिक प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे और अपनी मांग सुनिश्चित कराएंगे। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं। सामुदायिक प्रतिभागी, ऐसे प्रतिभागी जो मुख्यतः स्थानीय सामुदायिक राजनीति में व्यस्त रहते हैं तथा उनकी शिक्षा और आय प्रचारकों के समान होती है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कुछ सामुदायिक प्रतिभागी या कुछ लोग राजनीतिक जीवन में इस प्रकार सक्रिय होते हैं जो कि अपने समुदाय की राजनीति में व्यस्त होते हैं। यानी अपने समुदाय की राजनीति को अधिक से अधिक बढ़ाने में विशेष रुचि रखते हैं और इनकी शिक्षा और इनकी आय भी प्रचारकों के समान होती है। इसके बाद जो स्तर की चर्चा की गई है वह है प्रचारक। प्रचारक वह व्यक्ति होते हैं जो न केवल मतदान करते हैं बल्कि चुनावी अभियान में प्रचार करना भी पसंद करते हैं। इनके शैक्षिक स्तर औसत मतदाताओं की तुलना में अधिक होता है और स्पष्ट पार्टी संबद्धता के कारण राजनीतिक पदों को लेने में सक्षम होते हैं। यह जो चर्चा की गई है, यह प्रचारक वो आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि सभी राजनीतिक दलों के विचारधाराओं को जमीनी स्तर पर लोगों तक ले जाने का काम जिनके द्वारा किया जाता है वह प्रचारक कहलाते हैं। ये प्रचारक किसी भी राजनीतिक दल के संगठन से जुड़े होते हैं। राजनीतिक दल में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो संगठन में जुड़े होने वाले, एक सरकार में। जो सरकार में जुड़े होते हैं वह राजनीतिक पदों को रखते हैं, यानी विधायक होना, सांसद होना। किंतु जो प्रचारक होते हैं वो संगठन में काम करते हैं, यानी उस दल को बनाने में, उस दल को मजबूत करने में। अब जो अगला स्तर है वह है पूर्ण कार्यकर्ता का। पूर्ण कार्यकर्ता और प्रचारक, इनमें कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है, या तो कहा जाए कि नहीं ही है। पूर्ण कार्यकर्ता ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नियमित रूप से एक राजनीतिक पार्टी और उसके राजनीतिक आदर्शों को बढ़ावा देते हैं। तो यही काम प्रचारक का है। प्रचारक का काम बस इतना और अधिक है कि वह संगठन में रहते हुए निरंतर जनता से संपर्क बनाता रहता है और उसका प्रचार करता रहता है। तो अध्येताओं राजनीतिक भागीदारी के इस स्तर के, इस शीर्षक के द्वारा जो अभी हमने विश्लेषण किया, उसके द्वारा आप ये समझ सकते हैं कि आप इस स्तर में किस बिंदु पर आ रहे हैं या किस स्तर पे आ रहे हैं।
आप स्वयं से अपने को बोध प्रश्न करें और पूछें कि हम किस स्तर में हैं, तो आपको पता चलेगा कि केवल आप वोट देना ही देकर अपने जिम्मेदारियों से अवमुक्त हो जाते हैं, तो आप उस स्तर में आएंगे, या आप निष्क्रिय मतदाता हैं, या आप संकुचित प्रतिभागी हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपकी राजनीतिक सक्रियता किस प्रकार की है। आगे हम चर्चा करेंगे राजनीतिक भागीदारी पर प्रभाव डालने वाले कारकों की। राजनीतिक भागीदारी पर प्रभाव डालने वाले कारकों में सबसे पहला कारक है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति की मनोवृत्ति क्या कहती है। एक व्यक्ति की मनोवृत्ति उसके राजनीतिक भागीदारी के स्तर में बहुत अहम भूमिका निभाती है। यदि व्यक्ति की मनोवृत्ति राजनीतिक रूप से निष्क्रिय है, जाहिर सी बात है कि फिर वह राजनीतिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण या सक्रिय भागीदारी नहीं रखेगा। किंतु बहुत से व्यक्ति आपको इस प्रकार ऐसे मिलेंगे जिनकी रुचि ही होती है राजनीतिक जीवन में सक्रियता निभाने की, राजनीतिक पद प्राप्त करने की। तो वह राजनीतिक पद प्राप्त करने के लिए, राजनीतिक जीवन में भाग लेने के लिए बहुत सक्रिय होते हैं और सदैव राजनीति में किसी न किसी रूप में वो भागीदारी रखते हैं या अपनी सक्रियता बनाए रखते हैं। दूसरा कारक सामाजिक कारक के रूप में है। सामाजिक कारक का जो अभिप्राय है वो ये है कि कोई व्यक्ति का शिक्षा स्तर यह तय करने में महत्वपूर्ण होता है कि उस व्यक्ति का झुकाव राजनीतिक भागीदारी की ओर है कि नहीं। शिक्षक, व्यापारी और सरकारी कर्मचारियों की राजनीतिक भागीदारी का स्तर ऊंचा होता है क्योंकि उनके व्यवसायों पर सरकारी नीतियों का सीधा प्रभाव पड़ता है। बेहतर शिक्षित लोगों के पास अच्छी नागरिक भावना होती है और अपने राजनीतिक विचारों का प्रसारण करने का आत्मविश्वास भी होता है। लिंग और उम्र भी भागीदारी में एक भूमिका निभाते हैं। महिलाएं अपने पारिवारिक कर्तव्यों, संसाधनों की कमी और शिक्षा की कमी के कारण राजनीतिक गतिविधियों में पुरुषों की अपेक्षा कम भाग लेती हैं। यह सब वह सोशल इफेक्ट है या सामाजिक कारक है जो कि भागीदारी में अपना एक प्रभाव डालते हैं। इसके साथ साथ राजनीतिक कारक भी एक मुख्य कारक है। राजनीतिक कारक से आशय है कि यदि हम राजनीतिक जीवन की प्रणालियों को जितना सरल करेंगे, लोगों की भागीदारी उतनी ही अधिक होगी या अच्छी हो सकती है। यदि चुनाव के दौरान वोट डालने की प्रक्रिया को हम सरल बनाएं, सहज बनाएं, तो अधिक सफलता होती है। आप अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो कभी कभी मौसम तक का भी प्रभाव राजनीतिक जीवन में भागीदारी और सक्रियता पर प्रभाव डालता है। बहुत अधिक गर्मी हो जाना, बहुत अधिक ठंडी में वोट पड़ना से मतों में के प्रतिशतता में प्रभाव आता है। इस तरह मतदान के लिए आप सदैव देखते हैं कि किस प्रकार से प्रोत्साहन किया जाता है। मतदान करने में लोगों को मतदान स्थल तक ले जाना, तो ऐसी बहुत से राजनीतिक कारक हैं। ये तो बहुत सामान्य से कारक है। साथ में दबाव, प्रभाव, डर, भय, यह सब भी एक ऐसे कारक होते हैं जिनके द्वारा भागीदारी में कमी या सक्रियता देखी जाती है। बहुत से मुद्दे होते हैं जिन्हें संवेदनशील बनाकर राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। उसमें सांप्रदायिकतावाद भी आ जाता है। लोगों को संगठित करने के लिए अब तो बहुत सी एजेंसियां काम करती हैं। मीडिया, एसोसिएशन, नागरिक समूह, ये राजनीतिक जीवन में राजनैतिक रूप से
यानी राजनीतिक कारकों के रूप में भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्येताओं, आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि राजनीतिक कारक के रूप में जो भागीदारी बढ़ाने का जो प्रयास है, वह अब राजनीतिक दलों के द्वारा भी किया जा रहा है और वो उनके मीडिया सेल के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राजनीतिक दलों ने अपने मीडिया सेल बना रखे हैं और उस मीडिया सेल के माध्यम से अपने विचारों को जनता तक व्हाट्सएप या अन्य इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाते हैं तथा विरोधी विचारधाराओं को भी पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से यह राजनीतिक कारक है। एक नया कारक आता है सामाजिक पूंजी। सामाजिक पूंजी से अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक सामाजिक पूंजी होती है, यानी समाज में उस व्यक्ति को कितना महत्व प्राप्त है, ये समाज में उस व्यक्ति के प्रति कितने लोग एक अच्छा विचार रखते हैं या उसके कहने पर लामबंद होते हैं, यह व्यक्ति की सामाजिक पूंजी होती है। तो समाज में लोगों के बीच जो संबंधों के जाल होते हैं उन्हें सामाजिक पूंजी कहा जाता है। ये संबंध व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकते हैं, यानी आपके स्वयं के प्रभाव से कितने लोग आकर्षित होते हैं इस पर है, या नागरिक सामाजिक संगठनों के द्वारा, धार्मिक संगठनों के माध्यम से, कल्याण समूहों के माध्यम से भी सामाजिक पूंजी व्यक्त होती है कि किस धार्मिक संगठन में या किस नागरिक सामाजिक संगठन में कितने लोग हैं। तो आमतौर पर उच्च सामाजिक पूंजी समाज में उच्च स्तर की राजनीतिक भागीदारी की ओर ले जाता है, यानी जिसकी सामाजिक पूंजी अधिक होती है उसका राजनीतिक जीवन भी और राजनीतिक जीवन में भागीदारी भी उतनी अधिक हो जाती है। नागरिक समाज संगठन, बहुत से स्वैच्छिक संगठन अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए अपने सदस्यों को संगठित करते हैं, जिससे राजनीतिक भागीदारी में बढ़ोतरी होती है। तो राजनीतिक भागीदारी का अभी तक जो चर्चा है उसमें आपने जाना कि राजनीतिक भागीदारी एक प्रकार की वह पूंजी है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी मांगों को लोकतांत्रिक पद्धति से समाज शासन के समक्ष रखता है और उसे मनवा सकता है। राजनीतिक भागीदारी के विपरीत एक और प्रक्रिया होती है जिसे हम राजनीतिक उदासीनता के रूप में देखते हैं। भागीदारी सक्रियता को दिखा रही है जबकि उदासीनता निष्क्रियता को दिखाती है। निष्क्रियता, उदासीनता मतदाताओं की संख्या में गिरावट से देखी जाती है, यानी ये एक उपेक्षा का रूप है। अब उदासीनता होने के लिए अधिकतर जो कारक होते हैं उसमें ये माना जाता है कि जो युवा हैं या जो जनता है उसे राजनीति के प्रति कोई अधिक रुचि नहीं, या वह ये मान चुकी है कि मेरे प्रयासों से राजनीतिक सत्ता में या राजनीतिक जीवन में या लोग राजनीतिक प्रणाली में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, या वह ये मान लेती हैं कि जो हमारे वोट देने से या हमारे राजनीतिक जीवन में सक्रियता से हमारे जीवन में, राजनीतिक जीवन में कोई फर्क नहीं होगा। इसका जो विपरीत असर होता है वह भ्रष्ट नेताओं और करप्शन के रूप में आता है। जब राजनीतिक सक्रिय रूप से वह लोग जो राजनीतिक सत्ता को अपने हित के लिए प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी सामाजिक पूंजी के आधार पर, जैसे बाहुबली लोग सुनते होंगे आप, बहुत से आपराधिक पृष्ठभूमि के नेताओं को सुनते होंगे आप, उनकी एक सामाजिक पूंजी वो बनाते हैं, चाहे अपने समुदाय के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर या अपने ताकत के आधार पर, धन के आधार पर, और फिर वो राजनीतिक सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं। उस समय यदि जो सामान्य जनमानस है
जो पढ़ा लिखा जनमानस है, अगर वह राजनीतिक रूप से निष्क्रिय हो जाता है या उदासीन हो जाता है, तो उस उदासीनता से ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है और वह भ्रष्टाचार की ओर ज़्यादा उन्मुख होते हैं, नैतिकता में गिरावट होती है। जब इस तरह हो जब भ्रष्टाचार और नैतिकता में गिरावट होती है, तो जो उदासीन व्यक्ति है उसके निष्क्रियता और बढ़ जाती है। तो अध्येताओं, इस बात को आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना होगा कि आप राजनीतिक रूप से उदासीन या निष्क्रिय न हो। अगर आपकी उदासीनता होती है, आप निष्क्रिय होते हैं, तो यह मान लीजिए कि राजनीतिक सत्ता पर बैठने वाले लोग भ्रष्टाचारी हो जाएंगे या वो निरंकुश हो जाएंगे। अब हम आगे चर्चा करेंगे जो कि समकालीन जीवन में या वैश्विक जीवन में बड़ा महत्व का एक शीर्षक हो गया, बहुत महत्व की चर्चा होती है जिस पर, उसे हम भूमंडलीकरण और ऑनलाइन शब्द से जानते हैं। यानी भूमंडलीकरण तो 92 के बाद से बहुत तेजी से एक विकसित संकल्पना हुई, पर ऑनलाइन यह शब्द तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल से हो रहा है। ऑनलाइन शब्द एक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दिन भर में 2-4 बार 10 बार आता ही है। यह ऑनलाइन शब्द इतना अधिक व्यापक हो गया है और यह प्रक्रिया इतनी अधिक मजबूत हो गई है कि राजनीतिक जीवन में भी इसने अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करना शुरू कर दिया है। तो उस पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अध्येताओं, इंटरनेट राजनीतिक भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। लोग ऑनलाइन जाकर याचिकाओं पर हस्ताक्षर करते हैं, सोशल मीडिया पर राजनीति का समर्थन या विरोध भी जताते हैं और इस प्रकार राजनीतिक दल जो सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए एक सोशल मीडिया सेल बनाता है और सोशल मीडिया सेल के माध्यम से ऑनलाइन वह अपने विचारों को व्यक्त करता है। तो ये ऑनलाइन भूमंडलीकरण में और ऑनलाइन भागीदारी भी राजनीतिक भागीदारी का एक रूप होती जा रही है। अध्येताओं, हम चर्चा करेंगे मतभेद के बारे में। लोकतंत्र में मतभेद का एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मतभेद से आशय यह है कि जो भी शासन सत्ता में स्थापित विचार हैं या विचारों को प्रदर्शित करने वाली सरकारी नीतियां हैं या शासन है, उसके विपक्ष में यानी उसके विरुद्ध या उससे अलग विचार रखने वाले विचार व मतभेद के रूप में सम्मुख आते हैं। किंतु मतभेद को लोकतंत्र में बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। मतभेद राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, असंतोष हो सकता है या स्थापित तंत्र की नैतिक आलोचना हो सकती है, जो कि प्रणालीगत समस्याओं पर जोर देती है। मूल रूप से मतभेद का आशय है कि सरकारी नीतियों की सार्वजनिक जांच करना, अर्थात मतभेद एक सकारात्मकता निभाता है जब वह सरकारी नीतियों की जांच करता है और इससे लोकतंत्र सुदृढ़ होता है, न कि लोकतंत्र कमजोर होता है। हालांकि मतभेद का आशय यह नहीं है कि हम हिंसात्मक तरीके अपनाएं। आप यह भी अध्येताओं यह भी आप जानिए कि मार्टिन लूथर, सोक्रेट्स यानी सुकरात, गांधी जैसे महान व्यक्तित्व भी किसी न किसी समय स्थापित शासन सत्ता से मतभेद रखते थे और उनके मतभेद के द्वारा किए गए आंदोलनों ने एक नई प्रकार की शासन व्यवस्था भी स्थापित की। तो लोकतंत्र में भागीदारी जितनी आवश्यक है, उतना ही महत्व मतभेद को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना और मतभेद को सुना जाना भी आवश्यक होता है। यह लोकतंत्र को
मजबूत करने की एक प्रक्रिया है और संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया है। जॉन रॉल्स, जो कि समकालीन राजनीतिक विद्वान हैं, उन्होंने अपने अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में बताया है कि नागरिक अवज्ञा न्यायपूर्ण संस्थानों को बनाए रखने में मदद करती है। मुक्त और नियमित चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ नागरिक अवज्ञा का संयमपूर्ण प्रयोग संस्थानों को ज्यादा न्यायपूर्ण बना सकता है। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में यह तर्क दिया है कि एक व्यक्ति अपने सरकार के बनाए नियमों के पालन की सहमति देता है, किंतु यदि सरकार उससे नियमों का पालन नहीं करती तो वह बदले में हिंसा के द्वारा राज्य को से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आंदोलन भी कर सकता है। जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक सेकेंड ट्रीटीज यानी नागरिक अनुबंध में कहा है कि सरकार तभी वैध होती है जब वह लोगों के विचारों पर स्थापित हो। यदि लोगों के विचारों से उसके विचार अलग होते हैं तो नागरिक अपने जीवन में क्रांति कर सकता है, यानी क्रांति का मतलब हिंसात्मक नहीं, अपने वैचारिक क्रांति कर सकता है और स्थापित सत्ता को हटा सकता है, यह उसका अधिकार है। इमैनुअल कांट ने तो मतभेद को जांचा परखा जीवन व्यतीत करने शब्द से संबोधित किया है। माइकल फूका और फ्रैंकफर्ट स्कूल ने मतभेद को सकारात्मक माना है और यह भी कहा है कि बहुत से लोकतंत्र 19वीं और 20वीं शताब्दी के मध्य बहुत से लोकतंत्र ऐसे रहे हैं जहां पर मतभेद की अनुपस्थिति होने के कारण उन देशों में समस्याएं उत्पन्न हुई। तो लोकतंत्र में मतभेद का होना बड़ा आवश्यक और उसका महत्व देना भी जरूरी होता है, क्योंकि सत्तावादी सरकारें जो होती हैं जैसे हिटलर, स्टालिन और माओ, यह सभी लोगों ने राजनीतिक असंतोष को व्यवस्थित रूप से समाप्त करने की बात की है। लोकतंत्र में मतभेद को व्यक्त करने के लिए हमारे पास कुछ अधिकार होते हैं या कुछ कारक होने चाहिए। वह है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, साथ में निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना, कानून की उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करना, यह सभी हमारे मतभेद को अपना स्थान देने के लिए होती है। मतभेद प्रजातांत्रिक प्रणाली में संस्थागत और वैध मार्ग भी उपलब्ध कराती है। इसके द्वारा नागरिक और राजनीतिक विरोधी अपना मतभेद व्यक्त कर सकते हैं। आप सोचिए कि यदि राजनीतिक मतभेद व्यक्त करने का अधिकार न होता तो शायद गैलीलियो या कोपरनिकस अपनी बात न कह पाते। तो राजनीतिक भागीदार सारांशतः हम अध्येताओं, राजनीतिक भागीदारी और मतभेद लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी बनी रहे। परंपरागत भागीदारी सरकार की नीतियों की वैधता बढ़ा देती है। अपरंपरागत भागीदारी यानी मतभेद, विरोध प्रदर्शन और बहिष्कार सरकार को चुनौती देते हैं। वर्तमान लोकतंत्र के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने और मतभेद को कम करने का काम कैसे एक साथ करें। लोकतंत्र में अहिंसक मतभेद अधिकारों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अध्येताओं, आज के लिए बस इतना। नमस्कार।